तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 6 के विज्ञान का चौथा अध्याय पौधों को जानिए के बारे में। इस अध्याय में हम समझेंगे हमारे आसपास हम कितने प्रकार के पौधे देखते हैं। विसर्पी लता तथा आरोही लता क्या है? पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना, पत्ती, जड़, पुष्प को समझेंगे। पौधे में तने के क्या कार्य हैं? जालिका शिराविन्यास तथा समांतर शिराविन्यास क्या है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? पुष्प में स्त्री केसर तथा पुंकेसर क्या होते हैं? तथा साथ ही पौधे के बारे में और कई सारे महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधे का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बे की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधे के फूल बड़े होते हैं एवं लाल हैं, कुछ नीले हैं तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। किसी पौधे के जमीन के ऊपर का भाग परोह तंत्र कहलाता है और जमीन के नीचे वाले भाग को मूल तंत्र कहते हैं। परोह तंत्र में पौधे का कौन कौन सा हिस्सा पाया जाता है, चलिए जानते हैं। इनमें पुष्प पाए जाते हैं, फल पाया जाता है, तना या स्तंभ पाए जाते हैं। तना वह हिस्सा या भाग है जो पौधों को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। पत्तियों में पौधे का भोजन बनता है। नोड क्या है? पत्ती तथा तने के बीच का क्षेत्र है। और इंटरनोड क्या है? दो नोड के बीच का क्षेत्र है। कलिका क्या होती है? ये आगे चलकर यानी कुछ दिनों बाद पुष्प, तने, पत्ती या नई शाखा में बदल जाती है। इसके अलावा मूल तंत्र में हमें प्राथमिक मूल देखने को मिलता है और द्वितीयक मूल देखने को मिलता है। बच्चों, अब आपको एक पौधे का चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों को दर्शाना है। अब हम जानेंगे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में। उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है या कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह नहीं टूटे। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। बच्चों, आपको याद रखना है, पौधे के तने तथा शाखाओं के आधार पर हम उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। वे हैं शाख, झाड़ी तथा
वृक्ष। चलिए जानते हैं शाख, झाड़ी तथा वृक्ष हम किन्हें कहते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहा जाता है। कुछ पौधे बहुत कम ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पिलता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे किसी चीज की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। इन्हें हम आरोही लता कहते हैं। बच्चों, आपको याद रखना है, ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे तना के बारे में। तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। यह शाखाओं, पत्तियों, फूल तथा फल को धारण करता है। तना पानी तथा खनिजों को जड़ों से ऊपरी हिस्सों में पहुंचाता है। यह पत्तियों में तैयार भोजन को सभी भागों में पहुंचाता है। अब हम जानेंगे पत्ती के बारे में। पत्ती किसी भी पौधे की पत्तियां उसका रसोई घर कहलाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती में कई सारी रचनाओं को सिरा कहा जाता है। पत्ती के मध्य भाग में एक मोटी शिरा दिखाई देती है जिसे मध्य शिरा कहते हैं। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसी संरचनाओं को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। एक दूसरे के समांतर पाए जाने वाले शिरा विन्यास को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। तो बच्चों, आपको याद रखना है, पत्तियों को देखकर पौधों के जड़ों का पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। पहले हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सहायता से, जो पत्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा मिट्टी से प्राप्त जल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब हम समझेंगे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। पौधे द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पत्ती द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्र के अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से
ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठों को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई हैं? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिए, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस प्रकार आपको किसी स्वस्थ पौधे की पत्तियों को पॉलीथीन से ढक देना है और कुछ देर बाद आपको इसे खोल भी देना है। आप देखेंगे पॉलीथीन की थैली में जलवाष्प एकत्रित हो गया है। याद रखिए, जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकली है। इस प्रक्रम को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं और आपको याद रखना है, पौधे अपना जल जड़ों से प्राप्त करते हैं और तने द्वारा ये पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। फिर अतिरिक्त जल को ये पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहा जाता है। आपको यह बात भी याद रखनी है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान ही हमारे पॉलीथीन में जलवाष्प की बूंदों का निर्माण हुआ, क्योंकि पत्ती द्वारा अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में पॉलीथीन में जाकर इकट्ठा हो गया। बच्चों, अब हम जड़ के बारे में जान लेंगे। जड़ जड़ पौधे का वह भाग है जो मिट्टी के नीचे रहता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। जड़ पौधे को मिट्टी से पकड़ कर रखता है। जड़ द्वारा ही पौधे के संपूर्ण शरीर में जल, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं। जड़ को पौधे का स्थिरक कहा जाता है। जड़ के बिना पौधे मर जाते हैं। यहाँ पर आपको दो पौधे दिखाई दे रहे हैं। एक में जड़ है और दूसरे में जड़ नहीं है। आप बताएं कि इनमें से कौन सा पौधा जीवित रहेगा? जीवित रहेगा ए वाला पौधा, और बी वाला पौधा ये मर जाएगा, क्योंकि इसमें जड़ें उपस्थित नहीं है। जिस प्रकार हमारे लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार पौधों के लिए भी भोज्य पदार्थ जरूरी है, जो जड़ द्वारा मिट्टी से वे प्राप्त करते हैं। बच्चों, अब आपको बताना है अंकुरित बीज क्या है और खरपतवार से पौधों को क्या हानि होती है। अब हम जान लेंगे जड़ मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। मूसला जड़ क्या है? मूसला जड़ में एक भाग मुख्य होता है तथा इसके आसपास बहुत सारे सहायक जड़ें निकलती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। जिस पौधे की पत्तियां में जाली का शिराविन्यास होता है, उसमें मूसला जड़ पाई जाती है। अब हम बात करेंगे रेशेदार जड़ के बारे में। रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। इनमें सभी जड़ें रेशे के समान बिखरी होती हैं। साथ में बच्चों, आपको यह बात याद रखनी है, जिस पौधे की पत्तियां समांतर शिराविन्यास की होती हैं, उसकी जड़ें रेशेदार होती हैं। तो आपने सीख लिया कि पौधे की पत्तियों को देखकर आप जड़ों का अंदाजा कैसे लगा पाएंगे। बच्चों, अब आपको ध्यान देना है, हम जब भी गाजर, मूली, शकरकंद खाते हैं तो इनके आकार में हमें ये काफ़ी मोटे दिखाई देते हैं। इनके मोटे होने का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। हमने देखा
कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टोपियोका इत्यादि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। बच्चों, आपको एक और बात याद रखनी है। आपने जाना कि जड़ों द्वारा पानी अवशोषित कर तने के माध्यम से ये जल और खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और पत्तियों में बना भोजन फिर से तने के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है। इस प्रकार तने में दो पाइप नुमा संरचना पाई जाती है और तने दो प्रकार से कार्य करता है। एक जल खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाना और दूसरा पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। बच्चों, अब हम जानेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प यानी फूल। ये फूल क्या है? पुष्प किसी पौधे का आकर्षक रंग बिरंगी भाग होता है जिसमें कीट पतंग बैठते हैं तथा फूल का रस पीते हैं। तो बच्चों, अब हम फूल के विभिन्न भागों को समझेंगे। उनमें से पहला है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ फूलों के रंग बिरंगी आकर्षक वाले भाग हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पंखुड़ियाँ हैं। बाह्य दल। ये बाह्य दल क्या है? चलिए इसे समझते हैं। किसी फूल की कली अवस्था में बाह्य दल को देखा जा सकता है जो हरे पत्ते द्वारा घिरी होती है। हरे पत्ते वाली संरचना को ही बाह्य दल कहा जाता है। तो बच्चों, अब आपको विभिन्न प्रकार के फूल को लेकर उनका भलीभांति अवलोकन करना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे इनमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं या स्वतंत्र हैं? बाह्य दल आपस में जुड़े भी होते हैं या स्वतंत्र भी हो सकते हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपने देखा बाह्य दल का रंग क्या है और पंखुड़ियाँ ये फूलों पर निर्भर करती हैं कि कौन सा रंग है। बाह्य दल का अलग रंग होता है और पंखुड़ियों का भी अलग रंग होता है। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? ये आपको पंखुड़ियों को गिनना पड़ेगा। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं? यह भी आपको फूल पर ही वह निर्भर करेगा कि वह जुड़ी हो सकती हैं या फिर अलग भी हो सकती हैं। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग हैं या संयुक्त हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर को आपको विशेष फूल को लेकर उनका अवलोकन करके इनके प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। बच्चों, अब हम फूल के आंतरिक भागों को समझेंगे। जैसे स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकोश ये फूल के अंदर पाया जाता है। स्त्री केसर क्या होता है? यह मादा जनन अंग होता है। यह फूल के केंद्र में स्थित होता है। पुंकेसर पुंकेसर ये नर जनन अंग होता है फूल का। याद रखना है, पुंकेसर में आपको परागकोश तथा तंतु दिखाई देंगे। जैसा आप यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, परागकोश एवं तंतु ये किसके भाग हैं? ये पुंकेसर के भाग हैं। अब हम स्त्री केसर के बारे में जानेंगे। स्त्री केसर के अंदर हमें क्या क्या दिखाई देता है?
स्त्री केसर को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय दिखाई देता है। अंडाशय फूल के अंदर का फूला हुआ भाग होता है जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। यहाँ आपको दिखाया गया है बीजांड क्या है। आपको याद रखनी है, फूल के विभिन्न भागों को आपको चित्र बनाकर इनके विभिन्न भागों को दर्शाना है। बच्चों, आपको याद रखना है, हमें फल जो प्राप्त होता है वह फूल से ही प्राप्त होता है। फूल के कारण ही हम किसी पौधे के फल को खा पाते हैं। हमने जाना पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में, इनके कार्यों के बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, स्त्रीकेसर, पुंकेसर, परागकोश, तंतु, इसके अलावा वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय के बारे में और बीजांड के बारे में जाना। इसका आप चित्र बनाकर इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप यह जानते हैं बच्चों कि जितने भी पुष्प होते हैं उनमें बाह्यदल और पंखुड़ियाँ समान ना भी दिख पाए, और ऐसे कई पुष्प हैं जिनमें बाह्यदल की संख्या और पंखुड़ी की संख्या असमान हो सकती है। क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? यह बात बिल्कुल सही है। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकता है। इस चैप्टर में आपने क्या जाना, चलिए जानते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तिवारी एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा भी आप फ्री में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।